आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती हैं। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह दूसरी शादियों से ज़रा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने हुए। काम से दुल्हन बनने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वह पागल है। अरे वह तो साइको हैं। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बिस्तर पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा, अपना घूंघट उठाओ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट खुद ही उलट दिया। लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी। उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टकटकी लगाए मुझे देखता रहा। और ना जाने उसे क्या हुआ, वह एकदम से उठकर कमरे से टेरेस पर चला गया। मेरा नाम मानवी है और मैं गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी हैं। भाई अभी छोटा था और सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब परिवार से थी। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आते थे, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनसे कभी कभी स्टडी डिस्कस कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का राहुल माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरा डिपार्टमेंट में उसका चर्चा होने लगा। वह बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली बार उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी। लेकिन वह तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग्स जाहिर नहीं होने दी। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो राहुल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभी राहुल मेरे नोट्स भी बना देता। वह हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता, असाइनमेंट में भी मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राहुल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। वह मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक निचली तबके से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का पहला वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही नहीं हुई। ना मैंने कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी राहुल ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने वह क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वह ना आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आ गई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की
थकान उतारने में ही गुजर गए। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही, साथ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी के वाल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सके। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि काम पर जाए, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी से वह काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। फिर पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक ठीक न हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलेगा? घर में मौजूद जितना भी राशन था वह ख़त्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पर छोटा सा घर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो भी अभी छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वह काम करेगा, तो मुझे भी बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो पिताजी की सब्जी की रेडी निकालकर घर के बाहर लगा ली। प्रतिदिन सुबह माँ के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आती और घर के बाहर रखकर बेच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारी डेली के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मेरे पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटने की वजह से वह अब अधूरे से रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के विज्ञापन देखकर बहुत जगहों पर अप्लाई किया। लेकिन पूरा एक महीना नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस मानवी, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है। बॉस ने मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई कि हाँ बोलूँ या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया। वह कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैंने उलझन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसे सर? तो वह बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस मानवी, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम से गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम जैसे कमीने की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। मैं गुस्से से ये कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह कमीना बॉस मुझे आवाज़ ही देता रह गया। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार और बेमोल लग रहा था। ये दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं है। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिरी कब तक? घर तो जाना ही था ना। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी, मैंने फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने पास बिठा लिया और हौसला दिया। वह कहने लगी, बेटा
अब जब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़िए से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो चुकी थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले के साथ नई नौकरी तलाशने लगी। फिर किस्मत से मुझे MK एंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से कहीं बेहतर थी। सैलरी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध थी। मुझे अब काफ़ी राहत मिल गई थी। यहाँ काम करते हुए मुझे 9 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने अब तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना और कोई साइको, बट मैंने उसे आज तक कभी नहीं देखा। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उनकी ओर से एक अजीब ऐलान सुनने को मिला। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की उनके बेटे से शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो वह उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर देंगे। मुझे बॉस की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। न जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि उन्होंने ऐसा ऐलान किया, लेकिन ये बात बराबर सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। पर यह बात सुनकर मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता रहा कि इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो क्यों ना मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लूं। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूं। अगर एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर ये कौन सी सच्ची शादी है, ये तो बस एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस खुश हुए। उसी वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर लिया गया। मैंने घर जाकर माँ से बात की तो माँ सुनकर सन्न रह गई। वह मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग नहीं था। दोनों ने मुझे ये काम करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे उन पैसों का लालच था जिससे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई विकल्प भी नज़र नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठे। लेकिन अब मैं समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। रविवार का दिन भी आ पहुंचा। एक सादे से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। पर नाम तो बहुत से लोगों के होते हैं। अभी ये राहुल, वो राहुल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि ये तो न जाने कौन सा पागल और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैंने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की सीमा न रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने राहुल की तरफ देखा, जो गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सिर झुकाया, लेकिन फिर उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो? क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है? मेरी बात सुनकर राहुल ने गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं जब जयपुर में माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी आया तो वहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही पहली नज़र तुम पर पड़ी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों के बीच, जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बना रखा था, तुम मुझसे बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह से मेकअप से पाक और बेहद प्यारा सा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी और प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वे सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और ये सोच आते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना
तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों पापा की तरफ से मुझ पर शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया ही इसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ मना कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह मेरे लिए अपने जैसे ही किसी बिजनेस क्लास परिवार से रिश्ता तय करना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को चार चांद लगा सके। मैं उन्हें बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। इसलिए मैं आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। पापा ने मेरी मंगनी बड़ी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सिर तो झुका लिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती। वह मेरे साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो वह घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत निराश हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं? इसके बाद जैसे मैं खुद से ही ऊब गया था। इन्हीं हालातों में मेरी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे एक कंसर्ट में ले जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे व्यवहार की शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान खड़ा हो गया। पापा पहले तो मुझे बुरा भला कहा और फिर साफ साफ चेतावनी दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उसके बिजनेस को भी नुकसान होगा और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने न तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और न ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर उन्होंने एक और जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाए और फिर जल्दी शादी कर ले, लेकिन मैं घर पर ही पड़ा रहता। मेरा मन कहीं बाहर जाने का करता ही नहीं था। पापा मुझे डांटते डपटते और अक्सर समझाते रहते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद पापा को भी मेरी चिंता होने लगी। अब वो मुझे समय देने लगे, मेरे साथ बैठकर खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तो वह अपने बिजनेस को जमाने में लगे थे। खैर, मेरा ये रिश्ता भी टूट गया। मैंने पापा से साफ कह दिया कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता न देखे और न ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। शायद अब पापा भी इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने का वक्त दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। पापा को उनका इकलौता बेटा दुनिया से अलग थलग और खुद में डूबा हुआ दिखाई देता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो मेरे दोस्तों को फ़ोन करके किसी बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं थोड़ा खुश हो जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ वक्ती तौर पर बदलता और फिर उसी हालत में लौट आता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता भी लिया, लेकिन जो पता दिया गया वह गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए किसी से ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर सका और इसी तरह 1 महीना कब गुजर गया मुझे खुद भी पता न चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में कुछ पूछ सकता। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ,
पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में कहा, पापा अब आप जिस भी लड़की से मेरी शादी करना चाहे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा, मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। रविवार को तय समय पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर मानवी नाम की लड़कियां न जाने कितनी इस दुनिया में होगी, मैं ये सोचकर रह गया। और फिर जब तुम्हें अपने कमरे में देखा तो हैरान रह गया। शायद भगवान ने ही हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था और देख लो आज हम एक हो गए। राहुल ने कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और राहुल बहुत खुश होकर अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को साथ देखकर बहुत हैरान हुए और फिर उन्होंने हमें एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई। शायद वह राहुल की हालत से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहुल मुझे थोड़ी थोड़ी देर में हर चीज़ उठाकर दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राहुल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और राहुल ही सच्चाई जानते थे। हमने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं और राहुल एक दूसरे से वादा कर चुके थे कि ये बात हम किसी को न बताएंगे कि हम एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे राहुल शादी करना चाहता था। पापा को सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। तभी अचानक राहुल पापा से कहने लगे, पापा मैं असल में आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मानवी को मेरी जिंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। राहुल ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वह कितनी देर तक राहुल को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे राहुल की मम्मा का ख्याल आया तो मैंने पूछ ही लिया, राहुल आपकी मम्मा कहाँ हैं? मैंने कभी उनके बारे में सुना नहीं और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें घर में जगह जगह लगी हुई हैं। मेरी बात सुनकर राहुल फीकी सी हंसी हंस दिए और कहने लगे, चलो आज तुम्हें ये सच भी बता देता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि हम दोनों परिवारों के कारोबार को बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का सौदा था, जिसे इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती थी। वह क्लब जाती, पार्टियां करती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ नहीं थे। उनके रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान ना चाहते हुए भी कहीं से मैं भी पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। वह अभी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में आ गया। पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा का मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके झगड़े दोबारा शुरू हो गए। मम्मी को शिकायत होती कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते और पापा को एतराज़ होता कि जब वह घर पर आते हैं तो मम्मी घर पर मौजूद नहीं होती। इस तरह उनके झगड़े बढ़ते गए। मैं तब तक 6 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अक्सर अपने से कम से उम्र के लड़के के साथ दिखाई देने लगी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन कोई न कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वह नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभी मम्मी पर हाथ भी उठाने की कोशिश करते, लेकिन एक तो वह नशे में होते, दूसरा मम्मी उन्हें रोक देती। फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला वह भागकर मम्मी के पास गए और उन्हें मनाने लगे।
क्योंकि बिजनेस में मम्मी 50% की शेयर होल्डर थी और अगर मम्मी साथ छोड़ देती तो इसका मतलब था आधा बिजनेस हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्हें अपने नए इश्क का भूत सवार था। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी जानती थी कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया। अदालत ने मम्मी को तलाक दे दिया और साथ ही पापा को उनके 50% शेयर वापस करने पड़े। पापा को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें इस बिजनेस को दोबारा खड़ा करने में बहुत वक्त लगा। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी या क्या था, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने घर में मम्मी की एक एक चीज़ फेंक दी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीर भी नहीं रहने दी। इन झगड़ों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज रोज के झगड़ों ने मुझे औरतों से भरोसा खत्म करने पर मजबूर कर दिया। मैं ऐसी जिंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही ऐसी औरत जो घर, पति और बच्चों की परवाह ना करे, जो गैर मर्दों की तारीफ से खुश हो और जानती हो कि कब क्लब जाना है, लेकिन ये नहीं जानती कि उसका बेटा और पति क्या खाएंगे। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी। मैं चाहता था कि मुझे वो औरत मिले जिसे मेरे प्यार की भूख हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बना कर रखे और जब मैं घर लौटूं तो दरवाजे पर मुस्कुराकर मेरा स्वागत करे। और जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा तुम ही वो हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत सी लड़कियां देखी थी, कुछ अच्छी भी लगी, लेकिन सब मम्मी जैसी थी। धीरे धीरे मैं सबसे उचाट हो गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। जब मैं माइग्रेट होकर आया तो लगा मेरी तलाश खत्म हो गई। राहुल ने ये कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसका सीना छूकर सिर टिका लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि राहुल की मोहब्बत और उसका साथ हमेशा मेरे लिए रहेगा और अब आगे की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरी और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।